हेलो बच्चों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का और जो बहुत अच्छे वेटेज के साथ आपको देखने को मिलता है। और अब हम अपने इस चैप्टर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो प्लीज आप देखिएगा और समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आऊं तो हमने हमेशा सुना है कि हमारी दुनिया में जो चीजें हैं वो बनी कैसे हैं। और जैसे हमारे मन में क्वेश्चन आता है, यार ये तो ऐसे बना होगा, ये तो वैसे बना होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे महान व्यक्तियों ने जो हमारी लाइफ में हमारे पहले के लोग आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे कि हमें हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहला नाम आता है हमारे पास महर्षि कनिष्क। इस चैप्टर में ये बहुत पहला नाम है और इसमें हमने क्या देखना है। इन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ही पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो वी शैल गेट द स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने शुरू हो जाएंगे और उसको और ज्यादा डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली स्टेज विल कम। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के आगे कि हम उसको और ज्यादा डिवाइड कर नहीं पाएंगे। मतलब अल्टीमेटली स्टेज विल कम बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, जिसके आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इन पार्टिकल्स को परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु। उनके कहने का मतलब साफ था। आप भी देखो, अगर आप भी प्रैक्टिकली करके देखो, मेरा मानना है करके देखना। आप एक काम करना, एक स्टिक लेना छोटी सी और उस छोटी सी स्टिक को डिवाइड करते चले जाना। लेट सपोज मैं इस स्टिक को डिवाइड करता हूं। मैं इस स्टिक को एक हाफ किया मैंने, फिर उसके बाद इसको भी हाफ किया, इसको भी हाफ किया। मैं इसको तोड़ता जा रहा हूँ और तोड़ने के बाद और छोटा किया, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, डिवाइड कर तोड़ता रहा, डिवाइड करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो एक स्टेज ऐसी आई जिस स्टेज पे इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। और कुछ ऐसे ही स्टेज के बारे में हमारे महर्षि कनिष्क बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और नाम आता है बच्चों, वो क्या है? पकुधा कात्यायन। पकुधा कात्यायन ने ऐसा क्या कहा? पकुधा कात्यायन कहते हैं he said that particles normally exist in a combined form। वो कहते हैं कि पार्टिकल्स एक जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जो कि हमें अलग अलग प्रकार की चीजें बना के देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जैसे हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा। लेट सपोज मैं मिट्टी लेता हूँ, रेत लेता हूँ, रेत में मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद उस रेत का मैं चाहे लड्डू बनाऊं, चाहे कोई खिलौना बनाऊं, खिलौने में कुर्सी बनाऊं, हाथी बनाऊं, जैसे उन पार्टिकल्स को, छोटे छोटे रेत के पार्टिकल्स को जोड़कर मैं कोई नई चीज बना देता हूं, अलग अलग क्वांटिटी मिलाकर, उसी तरह से इन्होंने भी कहा कि जो पार्टिकल्स हैं, वो जो छोटी चीजें हैं, उनसे मिलकर कोई बड़ी चीज बनी है। कोई बड़ी चीज अकेली कहीं से एग्जिस्ट नहीं करती है, वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है और अलग अलग रेशियो, अलग अलग क्वांटिटी में जुड़ने के बाद वो नई चीज बन के आती है। तो हम यहाँ कहते हैं बच्चे कि पकुधा कात्यायन हमने यहाँ पे इस चीज को क्लियर कहा। देन उसके बाद हमारे पास एक आते हैं डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने क्या कहा? दे सजेस्ट दैट, उन्होंने कहा इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं, अ स्टेज विल कम, एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जब पार्टिकल्स और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। सिर्फ वही बात जो हमारे महर्षि कनिष्क जी ने कही थी, बस इन्होंने उस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से कह दिया। और फिर डेमोक्रिटस वो बंदे थे जिन्होंने हमें एक नया चैप्टर का नाम दिया है, जिससे हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम। उन्होंने इस पार्टिकल्स को, जो इंडिविजुअल पार्टिकल जिसे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने इसको एक नाम दे दिया जिसे कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। और ये एटम के नाम पे हमारा पूरा चैप्टर है, जो कि हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देता है, जिसे हमें समझने में मजा आएगा। इनके बाद फिर एक बहुत अच्छे पर्सन है जिनका नाम था एंटन एल लेवाइजर। उन्होंने हमें दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए जिन्होंने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की नींव रखने में हमारी मदद करी, हमारे देश की मदद करी, हमारी दुनिया की मदद करी। तो हम देखते हैं, अब हम एंटनी एल लेवाइजर के इन दोनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम आ गए अब अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, जो कि एंटन एल लेवाइजर ने दिया था। अब ये जो दो लॉ है, वो कौन से लॉ है और क्या है इस लॉ की बात? मैं कहता हूं पहला लॉ जो है वो है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इसके नाम से ही पता लग रहा है, मास को कंजर्व करना, यानी मास बना रहे, इसका मतलब मास का बने रहने से है। और ये क्या कहता है लॉ? इट स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ कहता है कि मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हम एक रिएक्शन करते हैं,
किसी भी रिएक्शन में, किसी भी चीज में, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्टेंट है और उसी के साथ में एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर दूसरा रिएक्टेंट है। मैंने क्या किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में मतलब रिएक्टेंट एक्स रिएक्टेंट वाई, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को मैंने आपस में मिला दिया, इनको रिएक्ट कराया, इनके प्रोडक्ट और इनके अंदर जो चीजें हैं उनको मैंने रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराने के बाद मैंने क्या किया, मैंने मुझे जो प्रोडक्ट मिला यहाँ पे वो मिला, मान लो एक्स वाई कोई प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट अब हम कहेंगे सर इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा बच्चों यहाँ पर अगर मैं इस एक्स प्रोडक्ट को 10 ग्राम ले रहा हूं और वाई प्रोडक्ट को 90 ग्राम ले रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर टोटल जो वेट होगा वो 100 ग्राम होगा, टोटल मास जो है वो 100 ग्राम होगा। अगर टोटल मास 100 ग्राम है, इससे मुझे पता लगता है, यहीं पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो बनता है ना ही खत्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। देखो यहाँ पे 10 ग्राम मास था, यहाँ पे 90 ग्राम मास है, ये टोटल मिलके 100 ग्राम मास हो गया। तो इससे हमें पता लगा हमारा मास जो है वो कंजर्व रहा, इधर पे 100 ग्राम है और उधर भी 100 ग्राम है। इस एरो के इस तरफ के पोर्शन में अगर आप देखोगे इधर भी 100 ग्राम है और उस तरफ वाले पोर्शन में भी 100 ग्राम है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। अगला लॉ क्या आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब किसी भी मतलब प्रोडक्ट में ये क्या कहता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब एक फिक्स रेशियो में होते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। लेट्स सपोज हमारे पास एक मतलब केमिकल है, वो क्या है हमारे पास केमिकल एक तरह से H2O जिसे वाटर कहते हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला जो है H2O होता है, H2O होता है। तो मैं बात कहता हूं आपसे कि इसकी दो तरीके से हम इसको देखते हैं। पहला, दो तरीके की रेशियो है। पहला एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो। इसका एटॉमिक रेशियो क्या होगा, यहां पर कितने एटम है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन है कितने हैं, 1 है। अब ये एटॉमिक रेशियो का मतलब है कितने एटम एक कंपाउंड में कितने एटम पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा 2:1। और अगर मैं बात करूं इसकी रेशियो बाय मास की, रेशियो बाय मास की बात करता हूं अगर मैं, तो मैं देखूंगा कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, संख्या में कितना है, 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, संख्या में कितने हैं, 1। देखा जाए तो ये 2:16 हो गया। अगर इसमें काटता हूं तो 1:8 आएगा। तो ये जो रेशियो है 1:8, ये रेशियो बाय मास है किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का, वाटर के मॉलिक्यूल का। एटॉमिक रेशियो 2:1 आ रहा है, एटॉमिक किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा, क्या पता लग रहा है मुझे इससे। मैं कहूंगा बेटा इससे हमें एक चीज पता लगती है कि अगर मैं पानी को चाहे इंडिया से उठाऊं, चाहे अमेरिका से उठाऊं, चाहे रशिया से उठाऊं, चाहे जापान से उठाऊं, चाहे यूक्रेन से उठाऊं, चाहे कहीं युद्ध हो रहा वहां से उठाऊं, लेकिन जहां मर्जी से उठाऊंगा मैं इस पानी को, मेरे पास उस पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा, HO नहीं हो सकता है, H2O ही होगा। और उस पानी का जो एटॉमिक रेशियो होगा वो 2:1 होगा। और सबसे बड़ी बात, रेशियो बाय मास जो होगा वो 1:8 ही होगा। बिल्कुल वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं NH3 का। हमारे पास एक और एग्जाम्पल जो खुल के आ रहा है वो है NH3। NH3 का एटॉमिक रेशियो की बात कर रहा हूं। पहले हम इसके एटॉमिक रेशियो की बात करते हैं। एटॉमिक रेशियो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक रेशियो 14, सॉरी एटम एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो NH3 का एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। और नेक्स्ट है हमारे पास अगला इसका रेशियो बाय मास। तो रेशियो बाय मास की अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 और संख्या में 1 है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, संख्या में 3 है। इस हिसाब से देखा जाए बच्चे तो 14:3, ये जो रेशियो है ये रेशियो बाय मास आ गया। और ये जो रेशियो है ये एटॉमिक रेशियो। फिर वही बात बोलूंगा, चाहे अमोनिया को चाहे आप दिल्ली से उठाओ, चाहे अमेरिका से उठाओ, चाहे इंडिया से उठाओ, चाहे जापान से उठाओ, कहीं से भी अगर आप अमोनिया लाते हैं तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 ही होना है, उसका एटॉमिक रेशियो 1:3 ही होना है, और इसका रेशियो बाय मास 14:3 ही होना है। दैट इज ये हमें समझाता है कि कैसे हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम करता है। इसमें क्या हुआ है बच्चे, वाटर में देखो इसका रेशियो फिक्स है, मतलब कहीं से भी उठाऊंगा इस सामान को रेशियो यही रहेगा। और अमोनिया में भी यही रेशियो है, 1:3, जहां मर्जी से उठाऊंगा रेशियो यही रहेगा।
तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है और इसके कुछ 5 पोस्टुलेट्स हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये कौन से पोस्टुलेट्स हैं जिनके बारे में हम इतना ध्यान से पढ़ने वाले हैं, मैं इतना कह रहा हूँ कि ये भी एक शुरुआत है इस चैप्टर की और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या है, और आपके पेपर में भी 1-2 मार्क्स के तो आ ही जाते हैं ये, और इसका 99% चांस होता है कि आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पहली थ्योरी क्या कहती है, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है। पहला पोस्टुलेट कहता है बच्चे, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि सभी मैटर्स जो हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले दोबारा बता रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जितने भी एटम्स हैं बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर, मतलब जितने भी सब्सटेंस है बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है भाई एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं यानी जिन्हें और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकता, जिन्हें और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। एटम वो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें और ज्यादा डिवाइड तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसने इस लाइन में यही बात बोली है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसे हम बना भी नहीं सकते हैं और डिस्ट्रॉयड ना ही खत्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई। लाइन कहता है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स जो है वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जो कि ना ही बनाए जा सकते हैं ना ही खत्म किए जाते हैं, और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही बनाए जा सकते हैं और ना ही खत्म किए जा सकते हैं। और थर्ड पोस्टुलेट क्या है बच्चे, बहुत इजी है, ये भी बहुत क्लियर कट है और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। ये कि थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कहता है कि जो गिवन एलिमेंट है, कोई एलिमेंट अगर मेरे को दे दिया जाता है, लेट सपोज मेरे को एक एलिमेंट दिया गया जिसको मैं नाम देता जो कि आयरन का था। अब मैं क्या करता हूँ, एक पहले इसकी लाइन को समझ लेते हैं। ये क्या कहता है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि किसी भी दिए हुए एलिमेंट के जो एटम्स हैं, मतलब लेट सपोज मेरे को आयरन दिया गया, आयरन के इस कोने से एक एटम उठाया, इस कोने से एक एटम उठाया, लेकिन दोनों हैं आयरन के ही एटम। जब दोनों आयरन के ही एटम है, एक ही एलिमेंट के एटम है, तो दोनों का जो मास होगा, यानी कि अगर एक एटम ये रहा एक एटम ये रहा और दोनों ही आयरन के एटम है, तो इसका जो मास होगा वही मास इसका होगा, और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी इसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी होगी। कहने का मतलब दोनों एक ही एलिमेंट के दोनों एटम्स का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है और उनके मास भी सेम होंगे। यही कहता है हमारा पोस्टुलेट 3। अब इसी के बेस पर हमारा पोस्टुलेट 4 है, वो क्या है बच्चे, उसमें क्या देखना है, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है हैव डिफरेंट मासेस, उनके मास अलग अलग है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का मास अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ऐसे का मतलब क्या आता है, हमारे पास मान लो मैं आपसे कहता हूं भैया आपके हाथ में एक हाथ में मैंने आपके दोनों हाथ में मान लो लड्डू दे दिए, दोनों हाथ में लड्डू है, एक सोने का लड्डू और एक आयरन का लड्डू है। अब आप कहते हो कि भाई सोने का लड्डू है आयरन का लड्डू है, तो आप कहोगे कि यार इन दोनों के अंदर जो एटम्स होंगे क्या वो सेम होंगे। हम कहेंगे नहीं, एटम सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एटम सेम होते तो दोनों अलग एलिमेंट नहीं होते। तो दो अलग अलग एलिमेंट से अगर मैं एटम निकालता हूं, मैंने 2 एलिमेंट लिए और दोनों में से एक एक एटम निकाला, अब मैं कहता हूं भाई ये 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम है और इन दोनों एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और ऑब्वियस सी बात है इन दोनों एटम के मास भी डिफरेंट होंगे। यही कॉमन सी बात इनसे इस लाइन में बोल दी है। इसने कहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का मास भी अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। अब हमारे पास आता है फिफ्थ पोस्टुलेट बच्चे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, देखो फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत ही बढ़िया है बच्चे। देखो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि रटना नहीं है, समझना है, और ईच एंड एवरी लाइन का मतलब आपको समझना है। क्योंकि देखो रटी हुई चीजें जो है वो आज नहीं तो कल धुल जाती हैं, लेकिन समझी हुई चीजें आदमी कई सालों तक याद रखता है, और कभी भी उसको जरूरत पड़ती है इन चीजों की तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। एक बार समझ लोगे तो आप किसी भी भाषा में इसको लिख पाओगे, लेकिन रट लोगे तो आप सिर्फ उसी भाषा में लिख पाओगे जिस भाषा में आपने रटा है। तो मेरा मानना यही है कि आप इसको समझें और इसको समझ के अपने जहन में बिठा लें और इसको आगे तक प्रोसीड करें। तो हम अब आपको फिफ्थ पोस्टुलेट बता रहे बच्चे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ
एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। अब यहाँ पे होल नंबर आ गया। बच्चे कहेंगे सर ये तो साइंस में मैथ्स घुस गई, अब क्या होगा? अरे साइंस में मैथ्स नहीं घुसी है बच्चे, बस एक वर्ड लिखा गया है होल नंबर। क्योंकि साइंस और मैथ्स कहने की बात है अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके दोनों लिंक हो जाते हैं। तो स्मॉल होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड तक जहां तक जाओगे बच्चे वहां तक ये होल नंबर आता है। अब सबसे बड़ी बात है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं जब भी किसी कंपाउंड की फॉर्म में आता है। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल आ रहा है C6H12O6। अब देखो कार्बन 6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बच्चे। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो ग्लूकोज के फॉर्मूले में हम देखेंगे 6 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब कहीं ना कहीं इनका जो रेशियो है या फिर इनका जो रेशियो है वो क्या आएगा? 1:2:1। अगर आप देखें इनका रेशियो 1:2:1 आएगा और इनका सिंपल होल नंबर रेशियो हुआ ना, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, कोई पॉइंट में नहीं है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है 1:1, है ना। और उसी के बाद एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने पीछे भी एग्जांपल लिया था H2O, यानी कि 2:1। सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो की बात कर रहे हैं हम, सिंपल होल नंबर रेशियो मिला 2:1। अमोनिया का लेते हैं बच्चे हम लोग NH3 1:3। ठीक है, उसके बाद ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो का मतलब इसका ये था कि कंबाइन हो रहे हैं तो कितने एटम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, और ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो इससे ये इसी बात को ध्यान में रखकर इसने एक लाइन बोली। क्या बोली बच्चे? इसने कहा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, कि एटम एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जुड़ रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं 6th पोस्टुलेट की। ये भी कुछ वैसे ही है बच्चे। इसे बोला है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स है उनकी संख्या और एटम का टाइप सेम रहता है। जैसे हम बात करें, अब मैं एक और कोई कंपाउंड ले लेता हूं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। सॉरी यहाँ नहीं लिखते, हम लिखते हैं यहाँ पे MgCl2। मैं मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड में मेरे दिमाग में एक चीज आई बच्चे, वो ये आई कि अब मैं इसको इस तरह से कैसे समझाऊं। अब मान लो मैं कभी भी मैग्नीशियम क्लोराइड उठाऊंगा तो इसमें एटम के टाइप की बात कर रहा है, तो एटम के टाइप का मतलब एक मैग्नीशियम है एक क्लोरीन है। अब क्लोरीन और मैग्नीशियम ही मिलकर इस कंपाउंड को बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड को। और मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाने वाले यही कंपाउंड होंगे Mg और Cl2। तो मैग्नीशियम भी आ गया और क्लोरीन भी आ गया। अब मैग्नीशियम और क्लोरीन भी मिल रहे हैं और किसमें? फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब इस कंपाउंड को बनाने के लिए एक मैग्नीशियम चाहिए और 2 क्लोरीन चाहिए, तो ये भी नंबर फिक्स रहेंगे इनके, ये भी नंबर फिक्स रहते हैं। तो यही बात ध्यान में रख के क्या कहता है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, मतलब एटम्स की संख्या और एटम का प्रकार, ठीक है, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा एक गिवन कंपाउंड में, किसी भी दिए हुए कंपाउंड में। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो हमारा क्लियर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझे।